स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस की जहां पे हम देखेंगे कि कैसे दो क्वांटिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, प्लस कैसे वो एक दूसरे की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। कैसे अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या फिर अगर एक वैल्यू को बढ़ाएं तो दूसरी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो सपोज आपको कभी ना कभी तो फीवर हुआ ही होगा। तो फीवर में क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे ही आपका बॉडी का जो हीट लेवल है वो भी बढ़ता है। टेम्परेचर आपका हुआ 102, 103, 104, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। उसी पैटर्न में आपका जो बॉडी का हीट लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। आपकी बॉडी जो है वो उतनी गर्म होती जाती है। ऐसे ही होता है जैसे जैसे फिर आप ठीक होने लगते हो, बुखार कम होता है, जैसे 103, 102, 100 आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो वैसे वैसे आपकी बॉडी का जो हीट लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमने समझा कि कैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा बॉडी का हीट लेवल भी बढ़ा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है और बॉडी का हीट लेवल भी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर और हीट आपस में रिलेटेड है, और कैसे ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में चेंज हो रही है, अगर एक बढ़ रही है या फिर एक कम हो रही है। तो ऐसे ही हमने कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करनी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे सिचुएशंस रखी हुई है, कुछ सिचुएशंस लिखी है जिन्हें समझ के हमने चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन लेनी है कि हमने इस चैप्टर में किस तरह के आज कंटेंट जो है वो डिस्कस करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। इफ द डिमांड ऑफ iPhone 16 इज हाई इन द मार्केट। अब iPhone 16 तो बहुत फेमस हो रखा है आज के टाइम में, है ना। तो iPhone 16 की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? नया मॉडल है आईफोन का, तो सब में ये क्रेज है कि नहीं मैंने भी लेना है, मैंने भी लेना है, तो ये डिमांड है। अब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, डिमांड हाई हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी सेल भी तो ज्यादा ही होगी। अगर किसी चीज की डिमांड नहीं है, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं वो अब कम यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें यूज करना ही नहीं चाहता, उनकी डिमांड ही नहीं है। अल्टीमेटली उनकी जो सेल है आज के टाइम में, उनकी जो सेल है वो फिर कम है। अगर डिमांड कम है तो सेल भी कम है। ये दो क्वांटिटीज होगी, डिमांड और सेल। डिमांड कम है तो सेल भी कम है। अगर डिमांड हाई हो रही है तो अल्टीमेटली सेल भी हाई ही होगी। तो इस केस में जो है डिमांड और सेल जो है, डिमांड और सेल जो है ये दो क्वांटिटीज हैं, दोनों रिलेटेड है। अगर एक बढ़ेगी तो अल्टीमेटली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। तो नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड इंक्रीजेस। अगर आपके द्वारा खरीदे हुए पेन जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है। अगर आप 10 पेन लोगे तो उसकी जो प्राइस होगा, उसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो भी तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपके घर की तो दुकान है नहीं कि आपको अंकल फ्री में दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आप खरीद रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, 1, 5, 10 या फिर 100, अगर आप बल्क में ले रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आप वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। क्लियर है? तो कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं, ये जो दो क्वांटिटीज हैं वो आपस में इसी तरह बढ़ते हैं कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क इज मोर। किसी काम को करने के लिए, ठीक है जी, किसी काम को करने के लिए वर्कर्स चाहिए होती है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई लेबर का काम है, ठीक है, तो लेबर के लिए लेबरर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो काम है 7 दिनों का, काम है 7 दिनों का, और बंदे आपके पास हैं दो वर्कर्स हैं। लेकिन अगर काम आप करने के लिए अब 4 बंदे ले, 2 की बजाय 4 ले। क्लियर है? वर्कर्स बढ़ गए। तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि जो टाइम वो लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए, जो पहले 7 दिन ले रहे थे, अब वो सेम रह जाएगा, 7 ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? सोचो। काम उतना ही है, उतना ही काम है, जितने 2 बंदे ने करना था उतना ही 4 बंदों ने करना है। 2 बंदे कर रहे थे 7 दिनों में, अब 4 बंदे कितने दिनों में ये काम करेंगे? ऑब्वियसली कम ही होगा, मैन पावर ज्यादा है तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, प्लस वो जो टाइम लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए वो कम हो जाएगा। बंदे बढ़े, टाइम जो है उनके द्वारा लिएगा वो क्या होगा? कम। अगर बंदे कम है तो अल्टीमेटली वो जो टाइम जितना लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए वो ज्यादा होगा। वर्कर्स ज्यादा, टाइम कम। वर्कर्स कम हुए तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये भी रिलेशन है दो क्वांटिटीज के बीच में। जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा बढ़ेंगी और घटेंगी एक साथ, ऐसा भी हो सकता है एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। क्लियर है? फोर्थ एग्जांपल है, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। स्पीड अगर बढ़ रही है तो वो बोल रहे हैं कि टाइम कम हो रहा है। अब इसे कैसे समझे? सपोज आपने फगवाड़ा से जलंधर ट्रैवल करना है, फगवाड़ा से जलंधर तक का डिस्टेंस उतना ही है, 30 किलोमीटर, इतना ही है, उससे तो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते।
चेंज क्या कर सकते हो, पहले आप ट्रैवल कर रहे थे कार से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी और आपको लग रहे थे 40 मिनट्स जलंधर तक आने के लिए। क्लियर है? आपके दूसरे साथी ने क्या किया, कार आपकी की है, आना उसने फगवाड़े से जलंधर तक किया, लेकिन उसने क्या किया, 40 किलोमीटर के बजाय वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब पहले 40 थी स्पीड, अब 60 हो गई है, स्पीड इंक्रीज होगी। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर स्पीड बढ़ी है तो वो आपसे जल्दी पहुंचेगा या आपसे लेट पहुंचेगा या फिर उतना ही टाइम लगेगा? ऑब्वियस है कि अगर हम स्पीड बढ़ा दें किसी काम की तो उसका जो टाइम होगा कि कितने टाइम में वो काम खत्म हो रहा है वो कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ गई, हम फटाफट से जलंधर पहुंच जाएंगे। जहां पहले वाले बंदे को 40 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को वाले बंदे को 40 मिनट लग रहे थे, अब इसे लगेंगे सिर्फ हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स। स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है टाइम वैसे कम होता है। स्पीड कम हुई, आपका जो टाइम है उस काम को करने के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वो कितना हो जाएगा, ज्यादा। तो ये थी सिचुएशंस, ये थी कुछ एग्जांपल्स हमारी रियल लाइफ की कि कैसे दो क्वांटिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, प्लस कैसे वो एक दूसरे की वैल्यू को चेंज करती हैं, कैसे वो एक दूसरे की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर में। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर में, डायरेक्ट मतलब सीधा, और इनवर्स हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले टॉपिक तक। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या करना है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं, हमने अभी तक यही किया है कि हमने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी जहाँ पे दो क्वांटिटीज जो है, अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट होगा व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्लियर। देन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। लास्टली हमने डिस्कस करना है इस क्लास में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने समझ लिया क्या होता है, देन उसके रिगार्डिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स टैकल करनी है, प्लस जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है हमने वो सारी सॉल्व करनी है। क्लियर है जी? तो ये सारा हमने डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज होंगी अलग अलग, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, कैसे वो एक दूसरे की वैल्यू अफेक्ट करती है। पढ़िए पढ़े अब। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, अगर दो क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे को पर डिपेंड करती हैं, देन चेंज इन वन क्वांटिटी, चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन दी अदर क्वांटिटी। कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हुई तो वो क्या इफेक्ट डालेगी दूसरी पे, उसकी भी वैल्यू चेंज कर देगी। ध्यान से सुनो, अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज करेगी। ये जो रिलेशन होता है, ये जो कनेक्शन है इन दो क्वांटिटीज के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। दिस इज नोन एज वेरिएशन। दो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, एक की वैल्यू चेंज हुई तो दूसरी की वैल्यू भी चेंज होगी। अब फर्क क्या है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ सकती है, या फिर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटीज क्या है, लेकिन इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्लियर है? एग्जाम्पल, अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम टेकन जो होगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कम होगा। स्पीड बढ़ रही है, टाइम क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताओ आप। हमने अभी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ये है दो क्वांटिटीज, ये है इनके बीच में रिलेशन कि अगर एक बढ़ी वैल्यू तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं वेरिएशन। की क्या, कैसे इनमें वेरिएशन आ रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आई होप ये जो टर्म है वेरिएशन वो आपको क्लियर होगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, लेकिन हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ना है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी दो वर्ड्स हैं, डायरेक्ट और प्रोपोर्शन। पहले प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं अटेंड की है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वो भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो और अपनी रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो अब आते हैं वापस इसी क्लास में। तो प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट in which two ratios are equal to each other.
जिसमें दो रेशियोज जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल, जैसे कि A/B इक्वल्स टू C/D। ये दो रेशियोज हैं, ये एक रेशियो है और ये दूसरी है। अब इनकी मैंने एग्जांपल दी है 3:33 और 15:165। अब मैंने क्या बोला है कि ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल है, लेकिन जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं अटेंड किया, उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये दोनों तो अलग अलग है, कैसे इक्वल होगी। तो इक्वल ये कब होती है, जब इनकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल होती है। लोएस्ट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, इनको रिड्यूस करके। रिड्यूस कैसे करते हैं, इनको डिवाइड करके एक नंबर से। तो करें डिवाइड इनको। डिवीजन कैसे होगी इनकी, सेम टेबल पे, 3 के टेबल पे 3, 1 पे 33, 11 पे। आंसर आ गया 1/11। डन। यहाँ पे करते हैं 3 के टेबल पे 5, देन 3 5 15, 1 3 5 15। क्लियर। अब ये और आगे रिड्यूस हो सकता है 5 के टेबल पे, तो 5 1 5, 5 11 55। यहाँ पे भी कितना आ गया 1/11। इसकी लोएस्ट फॉर्म 1/11, इसकी लोएस्ट फॉर्म 1/11, दोनों सेम है, यानी कि ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो ये जिस रेशो की वैल्यू है तो वो रेशोज भी इक्वल होंगी। ये था कंसेप्ट रेशो और प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन क्या होता है, जहां पे हमारे पास दो रेशो जो है वो इक्वल होती है। इक्वल कब होती है, जब उनकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल है। क्लियर है। प्रपोर्शन तो हमने सीख लिया कि क्या होता है, हमने रिवाइज कर भी लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन, जो कि हमारा इस क्लास का आज का मेन टॉपिक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, पढ़ते हैं एक बारी। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। दो क्वांटिटीज को हम बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, कब, एज इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब x क्या है, क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में हमने रिलेशन पता करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। x क्या है, क्वांटिटी, कि अगर x की वैल्यू जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ y आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कि अगर दो क्वांटिटीज है हमारे पास x y, अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो अल्टीमेटली y की वैल्यू भी बढ़ेगी या कम होगी डिपेंडिंग अपॉन x। क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है कि दो चीजें कैसे वेरी करेंगी, इन सच अ वे दैट द रेशियो x अपॉन y डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। कि दो क्वांटिटीज हैं x और y, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर एक x बढ़ी तो y भी बढ़ेगी, अगर x कम हुई तो y भी कम होगी। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, अगर x कम हो रहा है तो y भी कम होगा। और जब ये ऐसे चेंज होंगे तो जो एक्स वाई की रेशियो होगी, ये जो x और y है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी। x और y की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। दैट मीन्स व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब x और y जो दो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, x ओवर y इक्वल्स टू k। अब हमने यहाँ पे बोला है कि x और y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया k। ये k जो है वो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट मतलब एक्स वाई रेशो है, यानी कि इस रेशो की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, जैसे कि 1/2, 1/5, 1/10, 1/1000। के की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो सभी रेशियोज की एक्स और वाई की सेम होगी, इसलिए हम उसे कांस्टेंट बोल रहे हैं कि वो चेंज नहीं होगी। कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स और वाई की रेशियो। इसमें नहीं चेंज होगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियर है। इसे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट आया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार पढ़ा और पहली बार ही आप इसके मास्टर बन जाओ, नो। जैसे जैसे और इसे डिस्कस करेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या उसका मीनिंग है। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ कॉस्ट। ये दो क्वांटिटीज हैं, इसे मैंने मान लिया x, इस क्वांटिटी को मैंने मान लिया x और इसे मैंने मान लिया y। नंबर ऑफ पेन्स x, कॉस्ट उनकी है y। अब कॉस्ट जो है वो हमेशा रुपीज में होती है, वो हमने कभी निगलेक्ट नहीं करनी। यूनिट्स मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यूनिट्स मैथ में बहुत जरूरी है, इन्हें कभी भी इग्नोर मत करो। क्लियर है। अब सपोज आपने एक पेन खरीदा, नंबर ऑफ पेन्स आपने कितने बाई किए, 1, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 10। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10। अगर आप दो पेन ले रहे हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20। ये तो हमें पता ही है, कैसे पता करते हैं कि 2 × 10 20। अगर मैं 5 पेन्स ले रही हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50। सिमिलरली अगर मैं 10 पेन्स ले रही हूँ
तो 10 इंटू 10 कितने हो जाएगा 100। कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पेन्स बढ़ा रही हूँ इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। अब ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या कोई और है? ऑब्वियसली डायरेक्ट है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है सिमिलरली y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन मैंने अब बोला है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कब, जब x और y की जो रेशियो है वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इन सभी की हमने रेशियो निकालनी पड़ेगी, लेकिन रेशियो निकालने से पहले हमें इन्हें कुछ नाम देने पड़ेंगे कि इस वैल्यू के, जैसे हमने एक्स वाई मान लिया तो इन इंडिविजुअल वैल्यूज को भी हम नाम देंगे, जैसे कि इसे दे दिया x1, इसे दे दिया x2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे x4। सिमिलरली y1, y2, y3 और y4। अब हमने रेशियो किसकी निकालनी है, x अपॉन y की, x अपॉन y की रेशियो निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, x1 अपॉन y1 की x y की हर एक वैल्यू की हमने रेशियो निकालनी है, x2, y2, x3, y3 इक्वल्स टू x4, y4। क्लियर है? इनकी वैल्यूज फिल कर दो, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, देन 2 अपॉन 20। अब यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों डाला है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोला था कि इनकी जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। जहाँ पे मैंने वैल्यू फिल की है वहां पे मैंने नहीं डाला, क्यों, क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी कि नहीं। तो ये हम चेक करके अगर इक्वल आ गए तो हम इसमें इक्वल टू इक्वल का साइन डाल देंगे। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे नहीं आना है, कैंसिल कर रही हूँ मैं। 5 अपॉन 50, देन आ गया 10 अपॉन 100। अब इनकी अगर रेशियो निकालेंगे तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन 10, सेम यहाँ पे भी 1 अपॉन 10 और यहाँ पे भी कितना आएगा 1 अपॉन 10, यानी कि 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 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 के, या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट। कि ये जो रेशियो है वो एक ही वैल्यू है, चेंज तो हुई नहीं है, तो हम इसे कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो x और y की जो रेशियो आई है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर x और y की रेशियो कांस्टेंट आ गई तो हम उसे कौन सा प्रोपोर्शन बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हो गया क्लियर? x और y दो क्वांटिटीज थे, उनकी रेशियो x और y एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इट मींस ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हो गया क्लियर? अब तो नहीं कोई डाउट कि स्टेटमेंट क्या पड़ी थी, लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। एग्जाम्पल डिस्कस करके बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर अब हो गया होगा। क्लियर है? तो हमने ये तो जान लिया कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पता करना है कि ये क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी या नहीं। अब हमने बात करनी है इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की, जो कि हमें एग्जाम में आनी है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। किस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, तो वो अब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड से, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करके। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये टेबल दिया हुआ है, एक्स वाई दो क्वांटिटीज है, उनकी वैल्यू दी हुई है। हमने चेक करना है कि वेदर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर नहीं, हमने चेक करना है। कैसे पता करेंगे, एक्स और वाई की रेशियो निकाल के। अब एक्स और वाई की ये नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई है, अलग अलग वैल्यूज दी है, हमने इन्हें लेट कर लेना है, x1 y1 x2 y2, जैसे हमने लास्ट सम में किया है। तो करते हैं स्टार्ट। इसे मैंने लिख लिया x1, ये होगी x2, x3, x4। क्लियर? देन y1, y2, y3, y4। अब कुछ नहीं करना, इनकी रेशियोज निकालनी है, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4। वैल्यूज फिल कर दो, 4 अपॉन 20, 8 अपॉन 40, 12 upon 60, then 16 upon 80। लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 8 1 दा 8, 8 5 दा 40, 12 1 दा 12, 12 5 दा 60, 16 1 दा 16, 16 5 दा 80। 1 upon 5, 1 upon 5, 1 upon 5, 1 upon 5 इक्वल है। तो हम इजी बोल सकते हैं कि अब ये जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इन सभी की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई। यहाँ पे आप के भी लिख सकते हो या फिर आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। रेशियो इक्वल है, इट मींस ये जो केस है एक्स और वाई का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? ये एक टाइप थी
इस तरह के भी हम हमेशा हम आ सकते हैं इजी पैटर्न के, कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही वैरायटी नहीं है, और भी वैरायटी है, डिस्कस करते हैं इस सम के साथ। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹40, अगर 1 kg शुगर की कॉस्ट है 40, एक तरफ शुगर की कॉस्ट है, दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी है, इतना तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसे हमने, इस चीज को हमने एज अ क्वांटिटी नोट करना है। क्लियर है? तो एक तरफ है कॉस्ट और दूसरी तरफ है उस शुगर की क्वांटिटी। देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, 1 kg शुगर की कॉस्ट दी है 40 और 3 kg की हमने कॉस्ट पता करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए अब ध्यान से सुनना, वहां पे तो हमें ऑलरेडी टेबल दिया हुआ था, लेकिन हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा कौन कौन सी दो क्वांटिटीज है, कौन कौन सी उनकी वैल्यूज गिवन है और कौन कौन सी अननोन है। तो सबसे पहले टेबल बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। जो भी दो क्वांटिटीज है उन्हें नोट कर लो। फर्स्ट है क्वांटिटी, एक है क्वांटिटी, दूसरी है कॉस्ट। क्वांटिटीज लिख ली। अब क्वांटिटी केजी में है, ग्राम में है, उसकी यूनिट बहुत जरूरी है। यूनिट इग्नोर नहीं करने, निग्लेक्ट नहीं करने, यूनिट मेंशन करने जरूरी है। क्वांटिटी केजी में है तो हमने ब्रैकेट में लिखना जरूर है इन केजी, कॉस्ट रुपीज में है तो हमने ये भी लिखना है इन रुपीज। अब क्वांटिटी पहले कितनी थी 1 kg और उसका कॉस्ट कितनी थी 40 रुपीज। रुपीज हमने यहाँ लिख दिया तो मैंने सीधा 40 लिखा है। देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। 3 kg शुगर की कॉस्ट पता करनी है, यानी कि क्वांटिटी हमें पता है 3, कॉस्ट हमने पता करनी है, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास बन गया टेबल। अब यहाँ तक हमने ये सीखा है कि हमने स्टेटमेंट को देख के टेबल कैसे बनाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोपोर्शनैलिटी के सम्स को सॉल्व करने का। क्लियर है? अब हम चलते हैं कि ये दो क्वांटिटीज होगी, ये दो क्वांटिटीज होगी जिसे हमने x और y मान लिया। ये वैल्यूज होगी फिर x1, x2, y1, y2। x1, x2, y1, y2 अननोन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों मैंने बोला इसलिए नहीं, बताऊंगी मैं आपको, रीजन भी दूंगी। क्वांटिटी पहले 1 थी, देन इंक्रीज कर दी। अब क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। अगर 40 है तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज वैल्यू ही आएगी, कम तो आएगी नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज की रेशो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। दोनों क्वांटिटीज की रेशो को हमने इक्वल कर देना है। ऐसे ही करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 40 इक्वल्स टू x2 3, y2 इज अननोन, एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे एक तरफ रहने दो, बाकी सारी शिफ्ट कर दो। तो y2 मैंने उधर लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इधर आ गया 3 इंटू 40। 3 इंटू 40, 1 आपने लिखना है इधर नीचे तो भी लिख दो, अदरवाइज रह दो। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी आ गई 120, बिकॉज 40 इंटू 3 120। अब y2 वैल्यू थी किसकी, कॉस्ट की, यानी कि y2 को हम कैसे लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू रुपीज 120। ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 120, कि अगर 1 kg शुगर का प्राइस कितना है 40, देन 3 kg का कितना होगा 120। क्लियर है? ये था हमारा एक सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। क्लियर? देन हमने डिस्कस करना है एक और सम। ये इस सम में, इस टाइप्स के सम में डिस्टेंस, स्पीड, टाइम वाले क्वांटिटीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सम मैंने बहुत अच्छे से अब समझाना है, तो आप एकदम ध्यान से इस समझ को समझना। क्लियर है? स्टेटमेंट समझना जरूरी है, तब आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमने करना क्या है। क्लियर है? ध्यान से सुनना। अब अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड है, वो चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पहले 75 है देन 100 होगी देन 80 होगी, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही स्पीड है ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ये शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। ट्रेन कितनी दूर तक जाएगी 20 मिनट में। अब स्पीड उसकी सेम है, स्पीड उसकी कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम दिया है आवर में और यहाँ पे दिया है मिनट्स में।
तो सबसे पहले जब आप कोई भी सम कर रहे हो, यूनिट्स जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। टाइम तो है लेकिन टाइम एक है आर में, दूसरा है मिनट में, या फिर दूसरा है सेकंड में। तो ट्राई करो कि टाइम की जो दोनों यूनिट्स हैं उन्हें एक यूनिट में चेंज कर लो, चाहे आर में कर लो चाहे मिनट में कर लो। क्लियर है? तो इसे हमने अगर मिनट में लिखना हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 75 किलोमीटर पर 60 मिनट, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, हमने 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो एक आवर में अगर 60 मिनट में अगर 75 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 मिनट्स में वो ट्रेन कितनी दूर जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि हमने डिस्टेंस पता करना है। सेकंड है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन में हमने टाइम पता करना है कितने किलोमीटर कवर करने का, 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का, कि 250 किलोमीटर कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी टेबल बनाएंगे। किन दो क्वांटिटीज में अब टेबल बनेगा ये बहुत जरूरी है। पैरामीटर्स उन्होंने 3 दिए हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये हमें जज करना है कि किन दो क्वांटिटीज के बीच में वेरिएशन हमें शो की गई है। तो करें पता, करते हैं। ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स दी हुई है। तो जो क्वांटिटी फिक्स है अगर वही चेंज नहीं हो रही तो वो दूसरे को कैसे इफेक्ट डालेगी, वो तो कांस्टेंट रह रही है, उस पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर वो नहीं चेंज हो रही तो अल्टीमेटली दूसरी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसे हमने स्टार्टिंग में लिख लेना है कि स्पीड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी, स्पीड इज कांस्टेंट लिख लिया। देन बचे क्या क्या, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने बनाना है टेबल। डिस्टेंस, अब मैंने आपको बोला था कि यूनिट्स बहुत जरूरी है, तो डिस्टेंस हमने किलोमीटर में दिया है, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर ब्रैकेट में। दूसरी क्वांटिटी है टाइम, आर और मिनट दोनों में था लेकिन हमने चेंज कर लिया मिनट्स में, तो हमने यहाँ पे लिखना है इन मिनट। आपकी मर्जी है, आप आर में भी कर सकते हो। क्लियर है? देन डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर पर 60 मिनट। तो डिस्टेंस है 75 और टाइम कितना है 60 मिनट। क्लियर है? यहाँ पे मैं ओके। देन है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि हमें टाइम दिया है और डिस्टेंस जो है वो हमने पता करना है। क्लियर है? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सीखा था कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम कैसे होगा। सोचो, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो टाइम और डिस्टेंस कैसे रिलेट करते हैं। सोचो, ये आपने सोचना है और कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। स्पीड का तो हमें पता ही है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन कैसे है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, तो यहाँ पे हमने इसे मान लिया x और इसे मान लिया y। टाइम ज्यादा अगर लग रहा है तो डिस्टेंस कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है, हाँ जी सॉरी, टाइम दिया है डिस्टेंस दिया है, टाइम दोनों दिए हैं और डिस्टेंस जो है वो एक है, यानी कि x1 की वैल्यू गिवन है, x2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, y1 की वैल्यू गिवन है, y2 की अननोन है। तो रिलेशन क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 75 अपॉन 60, x2 इज अननोन, y2 इज 20। x2 फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहने दो, बाकी वैल्यूज को शिफ्ट कर दो। तो 20 आ गया इधर मल्टीप्लिकेशन में, x2 रह गया एज इट इज। 21 था 20, 23 था 60, 3 इंटू 1 3 के टेबल पे 3 1 पे, और 75 आया 25, 25 बचा, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई 25। अब x2 क्या था, डिस्टेंस था, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर। क्लियर है? x2 की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 25 आंसर आया हमारा इस टेबल में। इस टेबल में x2 की वैल्यू आई है हमारे पास 25। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम के बीच। अब पहले डिस्टेंस ज्यादा था तो टाइम भी ज्यादा था, 75 किलोमीटर थे तो हमें 1 आवर लग रहा था, यानी कि 60 मिनट। अब हमने डिस्टेंस जो है वो 25 हो गया तो ऑब्वियसली टाइम भी तो फिर कम ही होगा, दूर कम जाना है तो हमें टाइम भी कम लगेगा। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तभी हमने ये लगाया यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्लियर है? सेकंड पार्ट करते हैं अब इसी सम का।
25। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब पैरामीटर सेम वही है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना था 75 और यहाँ पे कितने थे मिनट 65। यहाँ पे आंसर आया था हमारा लास्ट 25 की 25 किलोमीटर कितने में कवर किए थे 20 पे। फाइंड द टाइम, अब हमें टाइम पता करना है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। 250 अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पता करना है। तो वैल्यूज इन्हें लेट कर लो कि अगर ये क्वांटिटी जो है वो x है और ये y है तो ये होगी x1 x2 देन ये होगी x3, सिमिलरली y1 y2 y3। अब जब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी थी x2 तो हमने उसे x1 और y1 की रेशियो से इक्वल किया था, कंपेयर किया था, लेकिन अब हमें x3 और y3 वाले सेक्शन में कॉलम में हमें y3 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे x2 और y2 के साथ ही कंपेयर करेंगे, ऐसे ही करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। वैल्यू फिल करो, x2 की वैल्यू कितनी है 25, y2 की वैल्यू कितनी है 20, x3 इज 250 एंड y3 इज अननोन। अननोन वैल्यू को एज इट इज रहने दो, शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो y3 चला गया उधर, 25 उधर ही रहना था लेकिन हमने उसे इधर शिफ्ट कर लिया, डिवीजन में आ जाएगा वो, और 20 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है जी? तो 25 के टेबल पे 250 कितने पे आता है 10 पे, और y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। अब y3 वैल्यू किसकी है टाइम की, तो यूनिट लिखने जरूरी है, यूनिट क्या थे मिनट, यानी कि y3 की वैल्यू आई है 200 मिनट। क्लियर है जी? कैसे हमने पहले डिस्टेंस पता किया, देन फिर हमने टाइम पता किया। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स किस टॉपिक पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक पे। हमने ये भी पता कर लिया कि कैसे पता करते हैं कि कोई दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं। साथ ही साथ हमने ये भी पता कर लिया कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, एक सिचुएशन दी हुई है कि हमने कैसे वैल्यूज पता करनी है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और उनकी एक्चुअल वैल्यूज भी पता करनी है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हमने डिस्कस करना है इनवर्स प्रोपोर्शन टॉपिक, उसकी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, वो कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक से अलग है। साथ ही साथ अब आपने क्या करना है, जिन बच्चों ने वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की क्लास नहीं देखी है उन्होंने जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।